brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आजकल क्राइम का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है और बहुत सारे क्राइम सिर्फ सोशल मीडिया की देन है, सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। इसलिए कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहाँ दो अनजान लोग मिलते हैं, एक दूसरे से चैट करते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। और हैरत की बात यह है कि इनमें से बहुत सारे लोग तो कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, देखा भी नहीं है। इस बात की भी गारंटी नहीं है कि जिस तस्वीर को देखकर वो चैट या बात कर रहे हैं वो तस्वीर असल में उसी की है कि नहीं। अगर तस्वीर किसी लड़की की है तो वाकई वो लड़की ही है, और क्या उसी की तस्वीर है? ये लड़की की तस्वीर के पीछे कोई लड़का है। उसी तरीके से लड़के की है कि क्या वाकई उसी लड़के की तस्वीर है या फिर कोई और है वो। लेकिन बातें बहुत आगे तक बढ़ जाती हैं और फिर ऐसे बहुत सारे खौफनाक अंजाम पर यह कहानी ख़त्म होती है। आज की कहानी इसी सोशल मीडिया की एक देन है। एक लड़का इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव था और लगातार अपना सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म भी यूज़ करता था। उसी इंस्टा पर एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। कुछ वक्त के बाद उसी इंस्टा पर एक दूसरी लड़की से भी उसकी दोस्ती हो गई। अब धीरे धीरे बातचीत इतनी बढ़ी कि दोनों लड़कियां उससे प्यार करने लगी, वो भी दोनों से प्यार करने लगा। बस सिर्फ एक फ़र्क था, दोनों लड़कियों को यानी उसकी दोनों गर्लफ्रेंड को ये पता ही नहीं था कि इस लड़के की दो गर्लफ्रेंड हैं। और एक रोज़ सच्चाई पता चल गई। जब सच्चाई पता चली तो दूसरी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के सामने एक शर्त रखी कि तुम अपनी पहली गर्लफ्रेंड को मार दो, मारने के बाद एक सबूत दो, फिर आगे तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। ये कहानी कानपुर की है। कानपुर में एक लड़की रहती थी, आकांक्षा। आकांक्षा सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। एक रोज़ इंस्टा पर सर्च करते करते उसे सूरज नाम का एक लड़का मिलता है। इधर सूरज भी सर्च करते करते आकांक्षा तक पहुंच जाता है। अब दोनों इंस्टा फ्रेंड हो चुके थे, दोनों एक दूसरे से चैट करते। धीरे धीरे वक्त बीता, दोनों ने मिलने का फैसला किया और कानपुर में दोनों की एक रोज़ मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद अब मुलाकात का सिलसिला ही चल पड़ता है। फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूबे कि उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी, नए सपने सारे बुनने शुरू कर दिए। सूरज एक रेस्टोरेंट में काम करता था। उसने आकांक्षा को भी कहा, वो भी जॉब की तलाश में थी, 20 साल की उम्र हो चुकी थी, कि तुम भी क्यों नहीं उसी रेस्टोरेंट में काम करती हो, तो हम दोनों का वक्त साथ ज़्यादा गुजरेगा। आकांक्षा मान गई। अब दोनों साथ काम करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता। 21 जुलाई, 4 महीने पहले की बात है। घर में होता यह है कि आकांक्षा का एक भाई काम के सिलसिले में दिल्ली जाता है। दिल्ली जाते वक्त उसने अपना मोबाइल अपनी माँ को दे दिया और कहा कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं तो वहाँ किसी से भी लेकर बात कर लूँगा, बट आप लोग इस मोबाइल को रखो ताकि मैं इस नंबर पे कॉल कर सकूं, क्योंकि घर में कोई लैंडलाइन नंबर तो था नहीं। तो अब घर में आकांक्षा की माँ आकांक्षा और उसकी एक और बहन को ये बात पता थी कि भाई अपना मोबाइल घर छोड़ कर गया है ताकि वो बात कर सके घर वालों से। इधर अब आकांक्षा अपने घर से दूर कानपुर में है। कानपुर से कुछ दूरी पर उनके माँ बाप रहते थे, तो वो कानपुर में ही जॉब के सिलसिले में रहती थी। और कायदे से रहती क्या थी, वो सूरज के साथ एक तरह से लिव इन में रह रही थी। 21 जुलाई की तारीख आती है, आकांक्षा अपने घर वालों से बात नहीं करती। फिर 22, फिर 23, 3 दिन बीत जाते हैं। आकांक्षा की माँ परेशान। आकांक्षा की माँ फ़ोन कर रही है, लेकिन आकांक्षा फ़ोन काट देती है। फिर इसी दौरान आकांक्षा का एक मैसेज आया माँ के मोबाइल पर। उसने कहा, मैं बिज़ी हूँ माँ, बाद में आपसे तसल्ली से बात करूँगी। 3 दिन से बेटी से बात नहीं हो रही थी। माँ परेशान थी, घबराई हुई थी। लेकिन जैसे ही ये मैसेज पढ़ा, बेटी का मैसेज आ गया, तो माँ को खुश होना चाहिए, लेकिन इस मैसेज के पढ़ते ही माँ और ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसने कहा, ये क्या? उसने मैसेज में ये क्यों लिखा कि माँ आप परेशान ना हो, मैं बिज़ी हूँ, बाद में आ जाऊँगी। जबकि उसे पता है कि ये फ़ोन भाई का है, तो उसको भैया लिखना चाहिए था, और यहाँ वो माँ लिख रही है। माँ परेशान, उसे लगा 3 दिन से गायब है, कुछ तो गड़बड़ है।
उसने इधर उधर पता करना शुरू किया, आकांक्षा का कहीं सुराग नहीं मिला। तब आकांक्षा की माँ विजयलक्ष्मी एक रोज़ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर देती है। अब पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं, उस रेस्तरां में जहाँ वो काम करती थी पुलिस वहाँ पहुँचती है, वहाँ से उसका पता निकाला जाता है जहाँ वो कानपुर में रह रही थी। इत्तेफाक से उस रेस्तरां के कई ऐसे कुलीग थे जिन्हें पता था कि सूरज और आकांक्षा एक साथ लिव इन में रहते हैं। उन्होंने ये बात बताई, पुलिस सूरज तक पहुंची, सूरज से पूछताछ की। सूरज ने कहा कि 21 तारीख को उसकी और आकांक्षा की लड़ाई हो गई और उस लड़ाई के बाद आकांक्षा उसके घर से चली गई और फिर उसके बाद से कोई पता नहीं, न मैंने कॉल किया, न मेरी बात हुई, मुझे लगा अपने घर चली गई। पुलिस को एक तरह से सूरज ने कन्विंस कर दिया। पुलिस को भी लगा कि पता किया तो रेस्टोरेंट में वो लगातार आ रहा, कभी एब्सेंट भी नहीं रहा, तो कोई डाउट ही नहीं था कि दोनों एक साथ गायब हुए। पुलिस ने सूरज को छोड़ दिया। अब पुलिस तफ्तीश में लगी रही, सारी अपने लेवल पे जितने लोगों से पूछताछ हो सकती थी सब करती रही, कोई सुराग नहीं मिल रहा था आकांक्षा की गुमशुदगी की। पुलिस परेशान, घूम फिर कर आकर सूरज पर ही सारा मामला रुक जाता। अब पुलिस को लगा कि अगर सच्चाई पता है तो शायद सूरज को ही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे, अब बाकी जहां वो रहता था, सब खंगालना शुरू किया। फिर पुलिस ने तय किया कि वो सूरज से दोबारा पूछताछ करेगी। अब पुलिस ने सूरज से पूछताछ करनी शुरू की, लेकिन इस बार पुलिस अंदाज में। थोड़ी देर तक तो वो घुमाता रहा और फिर पुलिस को उसने कहा कि चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ सच्चाई। उसने कहा आकांक्षा अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसे मार डाला और उसका कत्ल 21 जुलाई को ही कर चुका हूँ। पुलिस ने पूछा ठीक है, लाश? उसने कहा चलो। अब कानपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर बांदा एक जगह है, वहाँ पर एक पुल है, उस पुल के नीचे तेज नदी बहती है। वो उस पुल पर ले गया और उसने कहा मैंने यहीं से आकांक्षा की लाश को नीचे फेंका। पुलिस ने कहा कि आकांक्षा की लाश को तुम अकेले उठाकर इस पुल के ऊपर, हाइट भी है, फिर नीचे फेंकना है, एक आदमी के बस का बात नहीं है। तब उसने कहा नहीं, इसमें मेरा एक दोस्त भी शामिल था। अब उसने अपने एक दोस्त का नाम बताया। पुलिस उसके घर पहुंचती है, दोस्त को भी उठा लेती है, दोनों इकरारे जुर्म कर लेते हैं। पुलिस पूछती है तुमने आकांक्षा को क्यों मारा? तब वो कहानी सुनाता है। वो कहता है कि असल में आकांक्षा से मेरी इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई, फिर हम साथ मिले, फिर आकांक्षा ने कहा हम एक साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, शादी करेंगे, और हमारी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा था। दोनों एक ही रेस्तरां में काम कर रहे थे, लिव इन में रह रहे थे। लेकिन एक रोज़ गलती से आकांक्षा ने मेरा मोबाइल देख लिया और मेरा इंस्टा का जो पेज है वो खोल दिया। वहाँ पे चैट पड़ा हुआ था, वहाँ एक दूसरी लड़की के साथ, और ये दूसरी लड़की उसने बताया कि कुछ महीने पहले इसी इंस्टा के ज़रिए उसकी गर्लफ्रेंड बनी। वो उससे मिलता जुलता भी है, कानपुर में ही है, और अब वो उससे भी प्यार करने लगा। तो पुलिस ने कहा इसमें क्या हुआ? फिर उसने कहा जब उसने देखा मेरी बीवी ने, मतलब सॉरी आकांक्षा ने, तो वो नाराज़ हुई, भड़की, फिर झगड़ा हुआ, बट मैं उसको फिर भी मैंने मना दिया। लेकिन इत्तेफाक से एक और चीज़ हो गई। उसी इंस्टा के ज़रिए मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड को मेरी पहली गर्लफ्रेंड यानी आकांक्षा के बारे में भी पता चल गया। उसने भी मोबाइल पे वो चैट देख लिया। तो अब दो गर्लफ्रेंड, और दोनों को एक दूसरे के बारे में जानकारी मिल गई कि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक नहीं है, दो है, पहली गर्लफ्रेंड और दूसरी गर्लफ्रेंड। तो पुलिस ने कहा फिर भी ठीक है, लेकिन इसके लिए आकांक्षा को क्यों मारा? तो उसने कहा जब दूसरी गर्लफ्रेंड को ये बात पता चली तो उसने मुझसे झगड़ा किया, बातचीत बंद की, मैं उसको मनाता रहा। फिर एक रोज़ उसने मुझसे कहा कि ठीक, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाऊंगी, पर शर्त एक है, और वो शर्त ये है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को, जो पहली गर्लफ्रेंड है यानी आकांक्षा, उसे मार डालो। न सिर्फ मार डालो बल्कि मारने के बाद मुझे सबूत चाहिए कि वो मर चुकी है। पहले तो कुछ सूरज को समझ नहीं आया। उसने कहा तुम कैसी बातें कर रही हो, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ी रही। सूरज ने कहा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं 21 तारीख को घर आया, फिर मेरी लड़ाई झगड़ा हुआ आकांक्षा से। इसके बाद मैंने उसको मार डाला, गला घोट कर। मारने के बाद अब समझ में नहीं आया कि लाश को कहाँ फेंके। तब मैंने बांदा में रहने वाले अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसे घर बुलाया। घर बुलाने के बाद उसे सारी बात बताई।
और फिर ये हुआ कि इस लाश को ठिकाने लगाना है। तो हमने उस लाश को एक बैग में रखा। बैग में रखने के बाद मेरे दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर उसी बैग को रखकर कानपुर से 100 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल किया, एक लाश को बैग में रखकर। 100 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसे बांदा में एक पुल नज़र आया जिसके नीचे उफनती तेज धार नदी दिखाई दी। रात का वक्त था, दोनों पुल पर पहुंचे और उस बैग को ऊपर से नदी में फेंक दिया। फेंकने के बाद चले आए। आने के बाद अब उसे लगा कि आकांक्षा के मोबाइल पे घर वालों का फ़ोन आएगा, तो जब वो आता काट देता। लेकिन फिर बीच बीच में वो आवाज़ बदल कर भी बात करने की कोशिश करता, थोड़ा डिस्टर्बेंस साउंड के साथ। नहीं, उसे लगा ऐसे पकड़े जाएंगे, तो उसने मैसेज शुरू किया। और उसी जब माँ का कॉल आ रहा था तब उसने वो मैसेज रिप्लाई किया था कि माँ बिज़ी हूँ, मैं बाद में फ़ोन करूँगी। जबकि उसको लिखना था भैया बिज़ी हूँ मैं, क्योंकि वो भाई का फ़ोन था। और यहीं से माँ को शक हुआ। इसके बाद 3 दिन तक तो वो रिप्लाई करता रहा। फिर 3 दिन बाद उसे लगा मोबाइल अपने पास रखना भी ख़तरनाक है, क्योंकि पुलिस मोबाइल के लोकेशन से उस तक पहुँच जाएगी। फिर वो गया रेलवे स्टेशन, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जाकर एक ट्रेन के पास रुका। जब ट्रेन चलने लगी उसने उस ट्रेन में वो मोबाइल फेंक दिया। उसको ये था कि ये ट्रेन जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगी मोबाइल का लोकेशन वैसे वैसे बदलता जाएगा, और जब पुलिस के पास ये मामला पहुँचेगा तो फिर कानपुर से दूर लोकेशन दिखाएगा आकांक्षा का, क्योंकि ट्रेन अलग अलग शहरों से होकर गुजरेगी। तो उसने पुलिस को ये भी उलझाने के लिए कर दिया काम। अब जब उसने बताया तो अब पुलिस की टीम पहुंची बांदा और उस नदी में लाश की तलाश शुरू की। अब 4 महीने पहले कत्ल हुआ, 4 महीने पहले उसने लाश फेंकी, 4 महीने बाद पुलिस उसे तलाश कर रही है। बहती नदी, तेज बहाव, कोशिश की, लाश अब तक नहीं मिली और मिलने की गुंजाइश और उम्मीद भी अब बहुत कम है। तो पुलिस ने पूछा कि अच्छा तुमने लाश फेंका, और एक कहानी और भी सुनाई थी कि मरने से पहले उसको मरने के बाद के सबूत चाहिए। उसने कहा जब मैंने उसको गला घोंट कर मार डाला तब मैंने एक सेल्फी ली थी आकांक्षा की बॉडी के साथ, उसकी लाश के साथ, और वो सेल्फी मैंने अपनी उस गर्लफ्रेंड को भेज दिया। इत्तेफाक से वो सेल्फी एक सबूत बन गया पुलिस के लिए, क्योंकि वो लाश के पास खड़ा लाश के साथ सेल्फी ले रहा है। सेल्फी वाला मर्डर भी कह सकते हैं इसे आप। और उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड को भेज दिया। हैरत की बात यह है कि एक लड़की का कत्ल उसके बॉयफ्रेंड ने किया, और दूसरी गर्लफ्रेंड उसी बॉयफ्रेंड से कह रही है कि तुम पहली गर्लफ्रेंड को मार दो तो मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाऊंगी। उसे डरना चाहिए था कि अगर एक गर्लफ्रेंड को वो मार सकता है तो फिर दूसरी की उससे ऊपर से भी खतरा टल नहीं सकता। कल को तीसरी गर्लफ्रेंड के कहने पर वो दूसरी को ही मार सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ी हैरानी की बात है। उस लड़की की दूसरी गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी हुई तो वापस उसकी ज़िंदगी में लौट गई। अब कायदे से अगर देखें तो इस केस में सूरज तो गुनहगार है ही है, उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड भी है, क्योंकि कत्ल के लिए उसने उकसाया है। सूरज और उसके दोस्त को पुलिस पकड़ चुकी है। गर्लफ्रेंड के बारे में अभी छानबीन कर रही है, ताकि ये तो नहीं है कहीं कि सूरज उसे भी फंसाने के लिए उसका नाम ले रहा है। पुलिस की तफ्तीश जारी है, लेकिन कहानी अजीब मोड़ पर इसलिए खड़ी है क्योंकि कातिल यहाँ मौजूद है। कातिल इकरार जुर्म भी कर चुका है, कातिल कत्ल की बात भी एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन लाश गायब है। लाश अब तक मिली नहीं। अब 4 महीने का वक्त बीत चुका है। 4 महीने पुरानी बात है। बहती नदी, बहाव तेज, लाश के मिलने की उम्मीद धीरे धीरे अब पुलिस को भी लग रहा है कि कम ही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बगैर लाश के ये केस कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा, क्योंकि कातिल का इकरार जुर्म पुलिस कस्टडी में है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस साथ में है, आकांक्षा लौट कर नहीं आई ये भी पक्का है, आकांक्षा का बाकी किसी ने कभी 21 जुलाई के बाद देखा नहीं ये भी सच है। तो अब ये पूरा केस एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर खड़ा है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, जिसमें लाश नहीं है लेकिन कहानी है, कहानी के साथ कातिल है। अब देखना यह है कि कानपुर पुलिस इस केस को कितना स्ट्रांगली कोर्ट के सामने रखती है ताकि गुनहगारों को सज़ा मिले। कानपुर पुलिस का कहना तो है कि लाश की तलाश अब भी जारी है, पर ना भी मिले तो भी इसमें गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे, कोर्ट से छूट नहीं पाएंगे। वो इससे जुड़े हुए सारे सबूत
कोर्ट के सामने रखेंगे। तो उम्मीद यही है, ऐसे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।